हेलो दोस्तों, हिम बस में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई वीडियो सीरीज़। इस बार हमने सोचा कि एक्सट्रीम विंटर्स में एचआरटीसी के कुछ रिमोट रूट्स कवर किए जाएं। तो इस सीरीज़ में हम देखेंगे कि जनवरी के महीने में अपर हिमाचल में एचआरटीसी किन परिस्थितियों में बसेस ऑपरेट करता है। इस सीरीज़ के लिए हमने शिमला और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को चुना क्योंकि यहाँ अब रूट्स काफ़ी हद तक अच्छे हो चुके हैं और सर्दियों में भी ज़्यादातर रूट्स पर बसेस चलती रहती हैं। ये सीरीज़ हम चंडीगढ़ से शुरू करेंगे और फिर शिमला से रिकांगपिओ पहुंचकर कुछ लोकल रूट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर आगे काजा जाने का भी ट्राई करेंगे। इस ट्रिप पर मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त दीक्षित। और चलिए शुरू करते हैं इस फर्स्ट पार्ट में चंडीगढ़ से रिकांगपिओ का सफ़र एक बहुत ही खास बस के साथ। आज 15 जनवरी है और रात के 1 बज रहे हैं। मैं इस वक्त हूँ चंडीगढ़ ISBT 43 में और इस दिल्ली शिमला वॉल्वो से मैं शिमला तक जाऊँगा। बस दिल्ली से लगभग खाली ही आ रही है क्योंकि विंटर्स में एसी बसेस में पैसेंजर्स कम ही होते हैं। अक्टूबर से मार्च तक आप एचआरटीसी स्मार्ट कार्ड यूज़ करके इन बसेस में 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं। दिल्ली से शिमला का वोल्वो बस फेयर 971 रुपीज़ और चंडीगढ़ से शिमला का 424 रुपीज़ है। 1:15 बजे चंडीगढ़ से चलकर बस ने सुबह 4:20 पर शिमला में उतार दिया। बीच में कोई फूड ब्रेक नहीं था। चंडीगढ़ में तो अभी ठंड कुछ थी ही नहीं और बस एक स्वेटर पहनकर मैं निकला था और बस में भी अच्छा टेम्परेचर था, पर यहाँ 2 मिनट बाहर घूमने के बाद मेरी तो टांगें कांपने लगी। यहाँ तो टेम्परेचर माइनस में है। तो फटाफट मैंने 2-4 लेयर्स, ग्लव्स और मफलर वगैरह सब पहना और अब मैं वेट कर रहा हूँ शिमला से कल्पा जाने वाली बस का। 6:15 बजे शिमला से कल्पा के लिए सीधी बस जाती है। 5:30 बजे बस यहाँ आ गई और आज कल्पा जाने के लिए ये बस आई है। इस बस को आपने सोशल मीडिया पर बहुत बार देखा होगा। अपनी यूनिक डेकोरेशन के लिए ये बस काफ़ी फेमस है और ड्राइवर साहब ने इसका नाम जहरीली पहाड़न रखा है। ये बस के ड्राइवर राकेश ठाकुर जी हैं और ये चलने की तैयारी में हैं। ये बस शिमला से सुबह 6:15 बजे चलती है और शाम 4:20 पर रिकांगपिओ पहुंचती है और फिर कल्पा और पांगी जाती है। यहाँ चाय पीकर बस अब निकलने को रेडी हैं। ये बस के कंडक्टर जी हैं। ठीक 6:15 बजे हमारी बस शिमला से चल पड़ी। नीचे ISBT टूटीकंडी से बस यहाँ विक्ट्री टनल से होती हुई लक्कड़ बाज़ार पहुँची। यहाँ बस 5-10 मिनट के लिए रुकेगी। साढ़े 6 बजे भी घना अंधेरा है और बाहर इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे हैं। 6:45 बजे बस लक्कड़ बाज़ार से चल पड़ी। थोड़ी देर में फिर उजाले की पहली झलक दिखी और हमारी बस संजौली से होते हुए ढली टनल से निकली। और 7 बजे हम पहुंच गए ढली।
ये अर्ली मॉर्निंग वाली बस है, इसीलिए संजौली और ढली टनल से होकर आई है। 8 बजे के बाद वाली सारी बसेस फिर ढली बाईपास से होकर जाती हैं। बस अब ढली से निकल गई है और पैसेंजर्स आज कम ही हैं। अभी लास्ट वीक इस सीज़न का हैवी स्नोफॉल हुआ था और ये नारकंडा वाला रोड काफ़ी दिन बंद था। अभी परसों से ही ये बसेस के लिए ओपन हुआ है। जब नारकंडा वाला रोड बंद हो जाता है तो रामपुर साइड के ट्रैफिक को वाया बसंतपुर डाइवर्ट कर दिया जाता है। ये नीचे करसोग वाले रूट से ही बसंतपुर को रास्ता जाता है। ग्रीन वैली से होते हुए हम आगे बढ़ गए। रोड के दोनों ओर स्नो है पर ट्रैफिक नहीं है, तो हम जल्दी जल्दी यहाँ से निकल गए। थोड़ा आगे जाते ही सड़क पर भी ब्लैक आइस मिलना शुरू हो गई और यहाँ पर काफ़ी ध्यान से चलना पड़ता है। यहाँ व्यूज़ काफ़ी सुंदर हैं। मेरे ग्लव्स पीछे बैग में हैं और मेरे हाथ तो पूरे जम ही गए हैं, पर एक्साइटमेंट में ज़्यादा फील नहीं हो रहा। ये स्कॉर्पियो शायद स्किड होकर दूसरी साइड टकरा गई है। इसके बाद हम पहुंच गए कुफरी। यहाँ से ये राइट वाला रोड चायल को जाता है। चायल यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर है। अगर आपको शिमला क्राउडेड लगता है तो आप चायल साइड भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुफरी के बाद ट्रैफिक काफ़ी कम हो जाता है और शिमला सिटी से निकलने के बाद अब रोड्स भी थोड़े वाइडन हो जाते हैं। और यहाँ हमें सूरज की पहली झलक दिखी और ये व्यू इतना सुंदर है कि क्या ही बताऊँ। बर्फीली हवा मुंह पर थपेड़े मार रही है, पर इस व्यू के लिए इतना तो बनता है।
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं प्ले स्पोर्ट ऐप के बारे में, जिसमें आप कमा सकते हैं अप टू 50 लाख। डाउनलोड करो प्ले स्पोर्ट ऐप। यहां 15 से ज्यादा गेम्स मिलेंगे, जैसे कैरम, कॉल स्प्रेक, चेन रिएक्शन, स्टॉकी बर्ड्स, लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स और फ्रूट स्लाइस। आप सभी गेम में सिर्फ 1 पैसा से टेबल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ रमी खेलने के बहुत फायदे हैं। 100% सिक्योर और मेड इन इंडिया ऐप है। 7 मिलियन प्लस यूजर्स हैं और इजी विदड्रॉल। आप मौके का फायदा उठाएं और मेरा रेफरल कोड प्लेस 200 यूज करो और पाओ 200 रुपए का साइन अप बोनस, जिससे आप शीप फाइट, एंट मैन, चेस, हाउसी क्विज जैसे गेम्स भी खेल सकते हैं। अपने दोस्तों को इनवाइट करो और उनके गेम खेलने पर 2% विनिंग्स भी। तो डाउनलोड करो प्ले स्पोर्ट ऐप और मिलते। ये सामने दिल्ली से रोहड़ू एसी डिलक्स बस जा रही है। काफ़ी लंबी बस है तो ड्राइवर ध्यान से चला रहे हैं, क्योंकि सड़क पर दोनों ओर बर्फ़ जमी हुई है। यहाँ जब स्नो क्लियर की जाती है तो साथ ही थोड़ी मिट्टी भी फेंक दी जाती है, ताकि बर्फ़ पर गाड़ियाँ स्किड ना हों। इससे पास लेकर हम आगे बढ़े, पर यहाँ शायद जाम लगा हुआ है। शायद कोई ट्रक स्किड हो गया लगता है। हमें यहाँ रुके हुए 5 मिनट हो गए, तो मैंने सोचा आगे जाकर देख ही लेते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। ज़्यादा बड़ा कोई इशू नहीं है, बस ये 2 ट्रक्स अपनी अपनी साइड स्किड हो गए हैं और ये पीछे भी एक बड़ा सा ट्रक खड़ा हुआ है। दोनों ट्रक वाले इसी बहस में लगे हैं कि गलती किसकी है। यहाँ करीब 20 मिनट हमें वेट करना पड़ा, पर जगह काफ़ी सुंदर है तो किसी ने माइंड नहीं किया। ये दिल्ली रोहड़ू बस तो खाली ही जा रही है। बस 2 ही पैसेंजर्स हैं इसमें। विंटर्स में एसी बसेस की ऑक्यूपेंसी बहुत ही कम रहती है, स्पेशली अपर हिमाचल को। दिल्ली रोहड़ू और रामपुर वोल्वो को तो विंटर्स में बंद ही कर दिया जाता है। फिर बाकी लोगों ने ट्रक ड्राइवर्स की सुलह करवाई और जाम क्लियर हुआ। और ये है HRTC का जहाज़, यानी रोहड़ू चामुंडा बस। इस बस को HRTC का सबसे फास्ट रूट कहा जाता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इसमें ट्रैवल करते हुए हनुमान चालीसा साथ में रखनी पड़ती है। आठ बजे हम यहाँ से निकले। अब धूप में काफ़ी मज़ा आ रहा है और बर्फीले पहाड़ भी अलग ही चमक रहे हैं। इस तरफ धूप अच्छी पड़ती है तो रोड पर ज़्यादा स्नो नहीं है। खुला रोड है तो ड्राइवर फटाफट बस भगाकर टाइम कवर कर रहे हैं। ये आगे प्राइवेट बस भी रामपुर साइड ही जा रही है, तो इनके बीच रेस सी लगी रहेगी।
8:10 पर हम पहुंच गए ठियोग। यहाँ से राइट में ये रोड रोहडू जाता है और चौपाल व नेरवा भी इसी तरफ है। रोहडू यहाँ से 80 किलोमीटर्स है और रामपुर 99 किलोमीटर्स। शिमला से ठियोग बस 30 किलोमीटर्स है, पर इसमें हमें 2 घंटे लग गए। ठियोग के बाद अब सड़क पर फिर से बर्फ़ मिल गई, तो स्पीड काफ़ी कम हो गई। NH5 शिमला से किन्नौर को जोड़ने वाला मेन रोड है, जिस पर हम जा रहे हैं। ये मैक्सिमम रोड अब डबल लेन हो चुका है। हालांकि रामपुर से आगे कुछ स्ट्रेचेस लैंडस्लाइड की वजह से ख़राब हैं। इस रोड को हिंदुस्तान तिब्बत राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से भी जाना जाता है। इस बस का पूरा रूट वैसे शिमला से रिकांगपिओ होते हुए पांगी और फिर कल्पा तक है, लेकिन अभी विंटर्स में कल्पा में स्नो की वजह से बस सिर्फ रिकांगपिओ तक ही जाती है। शिमला से रिकांगपिओ का टोटल डिस्टेंस 240 किलोमीटर्स है और बसेस इसको 9 से 10 घंटों में पूरा करती हैं। हालांकि कुछ नाइट बसेस 7 से 8 घंटों में भी इसे कवर कर लेती हैं। ठियोग के बाद अगला बड़ा विलेज मतियाना आता है। यहाँ काफ़ी सारी शॉप्स और ढाबे वगैरह भी हैं। हमारी बस 8:40 पर यहाँ पहुँची, पर ये टाइम वैसे नारकंडा पहुँचने का है। स्नो की वजह से ऑलमोस्ट सारी दुकानें यहाँ बंद हैं। मतियाना के बाद फिर पहाड़ थोड़े खुले हो जाते हैं और यहाँ के व्यूज़ तो बहुत ही शानदार हैं। इस रोड की हिस्ट्री की बात करें तो अंग्रेज़ों के समय साल 1850 में लॉर्ड डलहौजी ने ये सड़क बनवाने के बारे में सोचा। तब कालका से शिमला और किन्नौर होते हुए शिपकिला पास के थ्रू तिब्बत के लिए रोड बनाया गया और काफ़ी समय तक हिंदुस्तान तिब्बत के बीच इसी रास्ते व्यापार चला। फिर बाद में तिब्बत पर जब चाइना ने अधिकार कर लिया, तब शिपकिला पास बंद कर दिया गया। उस वक्त ये रास्ता शिमला, नारकंडा, कोटगढ़ व सराहन से होते हुए निकलता था। अब आने वाला है नारकंडा। नारकंडा अपर शिमला का एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है।
2708 मीटर्स पर बसा ये टाउन शिमला और रिकांगपिओ के बीच सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और यहाँ सर्दियों में शिमला से ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। बर्फ़ की वजह से यहाँ रोड भी बंद हो जाता है और जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 4-5 दिन बंद होने के बाद परसों ही रोड खुला है। 9:10 पर हम पहुंच गए नारकंडा। शिमला से नारकंडा पहुंचने में वैसे 2 से ढाई घंटे लगते हैं, पर आज 3 घंटे लग गए। बस यहाँ 5-10 मिनट के लिए रुकती भी है, पर आज लेट हैं तो सवारी उतार कर हम आगे चल पड़े। बस का यहाँ से चलने का निर्धारित समय 8:45 बजे का है। नारकंडा के मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स हाटू पीक और तनी जुब्बड़ लेक है। अगर आप दिल्ली या चंडीगढ़ से किन्नौर या फिर स्पीति की तरफ जा रहे हों तो शिमला की बजाय यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। घने देवदार के पेड़ों के बीच नारकंडा एक बहुत प्यारा सा टाउन है। यहाँ काफ़ी सारे होटल्स भी अवेलेबल हैं और होटल्स का एवरेज रेट यहाँ पर 1500 से 3000 रुपये के बीच है। शिमला से नारकंडा तक हम जितना ऊपर चढ़े, अब रामपुर के लिए उससे भी ज़्यादा नीचे उतरना है। नारकंडा जहां 2708 मीटर्स पर बसा है, वहीं रामपुर 1021 मीटर पर। तो नारकंडा से सैंज के 35 किलोमीटर के बीच ही हमें ये सारी उतराई उतरनी है। नारकंडा से करीब 10 किलोमीटर बाद ये ओडी गांव आता है। नारकंडा से थोड़ा नीचे आकर अब बर्फ़ ख़त्म ही हो गई है और अच्छे रास्ते पर बस सरपट भाग रही है। सवा 10 बजे हमारी बस यहाँ जोगशा में ब्रेकफास्ट के लिए रुकी। भूख तो काफ़ी लगी थी तो यहाँ दबाकर ब्रेकफास्ट किया। राकेश भाई ने ही यहाँ मुझे ब्रेकफास्ट करवा दिया। वैसे यहाँ थाली का प्राइस 80 रुपीज़ है। (10:35) पर हम यहाँ से निकल गए।
बस का यहाँ से चलने का शेड्यूल्ड टाइम वैसे 9:40 का है। ये नीचे किंगल मार्केट है। नारकंडा से नीचे आते आते हम करीब 11 बजे सैंज पहुँचे और ये नीचे वाला रोड आनी, जीभी और जलोड़ी पास की ओर जाता है। बसंतपुर वाला रोड भी यहीं आकर मिलता है। सैंज से अब खाप संगम तक रोड सतलुज नदी के साथ साथ ही चलता है। सतलुज नदी तिब्बत में माउंट कैलाश के पास रक्षताल झील से निकलती है और इंडिया में हिमाचल प्रदेश व पंजाब से होती हुई पाकिस्तान जाती है। ये हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अब हम रामपुर पहुंचने वाले हैं। ये रामपुर का महालक्ष्मी मंदिर है और यहाँ पर हनुमान जी की भव्य मूर्ति भी है। रामपुर शिमला ज़िला का एक बड़ा शहर है। हालांकि इस शहर का कुछ हिस्सा ज़िला कुल्लू में भी आता है। सतलुज नदी इस शहर को 2 भागों में बांट देती है और नदी के उस पार वाला हिस्सा ज़िला कुल्लू में आता है। ये लेफ़्ट में यहाँ का बड़ा सा प्लेग्राउंड है और अब हम नीचे बस स्टैंड की ओर जा रहे हैं। बस स्टैंड जाने वाला रोड थोड़ा तंग ही है। ये रामपुर का बस स्टैंड है और यहाँ से दिल्ली, चंडीगढ़, हरिद्वार, जम्मू वगैरह के लिए सीधी बसेस अवेलेबल हैं। बस स्टैंड काफ़ी स्पेशियस है और बहुत सारे पार्किंग काउंटर्स हैं। पार्किंग एरिया भी बहुत है। पहाड़ों में वरना ऐसे खुले डुले बस स्टैंड कम ही देखने को मिलते हैं। ये बस नंबर 3045 भी यहाँ रामपुर रिकांगपिओ रूट पर जाने को लगी हुई है। ये दोनों ही HRTC की सबसे डेकोरेटेड बसेस हैं। रामपुर में हम 5 मिनट ही रुके और 12:05 पर यहाँ से चल दिए। वैसे बस 11:30 बजे यहाँ पहुँचकर 12 बजे चलती है, तो यहाँ पर राकेश भाई ने सारा गैप कवर कर लिया। रामपुर से ज्यूरी का रोड डबल लेन और अच्छा है, बस 1-2 पॉइंट्स ही बीच में थोड़े ख़राब हैं। रामपुर काफ़ी नीचे एलिवेशन पर है तो यहाँ बर्फ़ रेयर केस में ही पड़ती है, इसीलिए यहाँ के पहाड़ एकदम मुरझाए से दिख रहे हैं। अप्रैल आते आते ये पहाड़ थोड़े हरे भरे हो जाएंगे। ये झाकड़ी है और यहाँ नीचे नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट का पावर हाउस है, जबकि डैम 45 किलोमीटर्स आगे है। एक बजे हम यहाँ ज्यूरी पहुँचे। ज्यूरी से सराहन के लिए अलग रूट जाता है जो कि यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है। सराहन में माँ भीमा काली का भव्य मंदिर भी है। यहाँ ऊपर ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ भी दिखाई दे रही है। यहाँ इस ढाबे पर बस का लंच ब्रेक होगा। डेढ़ बजे हम यहाँ से चले और अब बस पूरी भर गई है। मैक्सिमम सवारियाँ टापरी, कड़छम और रिकांगपिओ जाने वाली हैं।
ये बधाल गांव है और पहले एचआरटीसी की काफ़ी बसेस यहाँ खाने के लिए रुकती थीं, पर अब हाल्ट बदल दिया गया है और अब यहाँ एक ये नया बड़ा सा पेट्रोल पंप भी खुल गया है। बाहर के इन मनोरम दृश्यों का मज़ा लेते हुए हम आगे बढ़े। यहाँ हम पहुँचे ज़िला किन्नौर के प्रवेश द्वार पर। रिकांगपिओ यहाँ से करीब 65 किलोमीटर दूर है। इसके बाद चौरा में ये छोटा सा झरना जैसा आता है और यहाँ नीचे एक मंदिर भी है। ये पीछे किन्नौर ज़िला का एंट्री चेक पोस्ट है। ये एक चट्टानों से बनी टनल जैसी भी है। ये इस रास्ते का एक फेमस पॉइंट है और बहुत लोग यहाँ रुककर फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं। ये निगुलसिरी का वो पॉइंट है जहां पिछले साल वो दुखद हादसा हुआ था जिसमें भयंकर लैंडस्लाइड में एक सवारियों से भरी बस और कुछ गाड़ियां नीचे गिर गई थी। और ये हम तरंडा ढांग पहुंचने वाले हैं। ढांग से पहले ये तरंडा माता का मंदिर है और यहाँ से गुजरने वाले लोग मंदिर में माथा ज़रूर टेक कर जाते हैं। इस मंदिर और तरंडा ढांग के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। यहाँ से सड़क बनाने की योजना तो 1950 में शुरू हुई थी, लेकिन 1962 की वॉर के बाद आर्मी ने ये काम अपने हाथों में लिया और 1963 में यहाँ कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई। लेकिन हर दूसरे दिन किसी वर्कर की यहाँ चट्टानें गिरने से मौत हो जाती थी, जिससे आर्मी वाले काफ़ी आहत थे। फिर गांव के लोगों के सुझाव पर आर्मी वाले यहाँ माँ चंद्रलेखा के मंदिर गए और वहाँ देवी के गुरु ने बताया कि वहाँ ढांग के पास देवी का स्थान बनाया जाए। तो 1965 में आर्मी के जवानों ने यहाँ मंदिर बनवाया और तरंडा गांव से माता की मूर्ति लाकर यहाँ पर स्थापित की। उसके बाद यहाँ पर कोई हादसा नहीं हुआ। ये ढांग करीब 2 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है और यहाँ सतलुज नदी एकदम नीचे है, तो ज़रा सी भी चूक हुई तो सीधा नदी में समा सकते हैं। ज्यूरी से तरंडा ढांग तक रोड तंग सा ही है, यानी सिंगल लेन है पर पक्का है। वैसे आप मानेंगे नहीं कि आज से 10 साल पहले ये स्ट्रेच इतने ख़राब हुआ करते थे कि यहाँ ना तो कोई सेफ्टी रेलिंग थी और रोड तो बस पूरा ही था। अब तो इसे काफ़ी चौड़ा कर दिया गया है। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार इस तरफ आया था तो बस को कस के पकड़े हुए था ताकि बस कहीं नीचे ना गिर जाए। ये भाभा नगर गांव है और ये हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के भाभा इलेक्ट्रिक प्लांट के वर्कर्स को सेटल करने के लिए बसाया गया था। और तरंडा ढांग के बाद फिर से डबल लेन रोड है। ये नीचे नाथपा डैम है जिसका पावर हाउस पीछे झाकड़ी में था। नाथपा झाकड़ी एशिया का सबसे लंबा अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और इसकी कैपेसिटी 1530 मेगावाट है।
और ये वांगतू पावर हाउस है और इसका डैम आगे करछम में है। तो काफ़ी सारे छोटे छोटे गांव पार करके 3:15 बजे हम पहुंचे टापरी। टापरी ज्यूरी के बाद अगला मेजर स्टेशन है। एचआरटीसी की सभी बसेस यहाँ कुछ देर बस स्टैंड में रुकती हैं। टापरी में नाइट स्टे के लिए कुछ होटल्स या फिर गेस्ट हाउस भी मिल जाते हैं। टापरी के बाद ये 2 ब्रिजेस आते हैं जो कि बस और ट्रक के लिए एकदम पूरे हैं। इसके बाद करछम आता है जहां से राइट साइड में रोड सांगला और छितकुल को जाता है। छितकुल इस तरफ तिब्बत बॉर्डर से पहले हिंदुस्तान का आखिरी गांव है। और ये करछम डैम जिसका पावर स्टेशन पीछे वांगतू में था। इस परियोजना को करछम वांगतू परियोजना के नाम से जाना जाता है और इसकी कैपेसिटी 1000 मेगावाट है। करछम से रिकांगपिओ अब 24 किलोमीटर्स है और हमें करीब 40-45 मिनट और लगेंगे। रामपुर 1021 मीटर के एलिवेशन पर था और वहां से हम रिकांगपिओ के लिए लगातार ऊपर आ रहे हैं। रिकांगपिओ 2290 मीटर्स की ऊंचाई पर बसा है। करछम से अब सीधे ही उस पार से रिकांगपिओ तक रोड बनाया जा रहा है जिससे पोवारी और पोवारी के टर्न्स बाईपास हो जाएंगे। अभी वाले रोड के मुकाबले करीब 15-20 मिनट का ट्रेवल टाइम भी कम हो जाएगा। ये शोंगटोंग ब्रिज है और हमारी बस अब फिर से खाली सी हो गई है। अब हम पोवारी से रिकांगपिओ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। पोवारी से रिकांगपिओ तक तीखी चढ़ाई है और रोड भी सिंगल ही है। और यहाँ से हमें खूबसूरत रिकांगपिओ की पहली झलक मिलती है। ये सुंदर घर, नीचे बहती सतलुज नदी और सामने दिखते किन्नर कैलाश के पहाड़, मतलब आप देखते ही रह जाओगे। सच में यहाँ से ये टाउन बहुत ही सुंदर दिखता है। अब ये रिकांगपिओ पहुँचने से पहले की आखिरी चढ़ाई है और सामने के व्यूज़ को देखकर तो मानो सारी थकान छूमंतर हो गई है। तो फाइनली 4:15 बजे हम रिकांगपिओ मेन चौक पर पहुंच गए। ये यहाँ का मेन चौक है और यहीं ऊपर एक बड़ी मार्केट भी है। रिकांगपिओ के ऊपर इसी पहाड़ी पर कल्पा और उस तरफ पांगी हैं। ये 4:30 बजे रिकांगपिओ से हमीरपुर जाने वाली बस है
और इसका टाइम हो गया है तो ये काफ़ी जल्दी में है, तो राकेश भाई ने इनको पास दे दिया। 4:25 पर हम बस स्टैंड रिकांगपिओ पहुंच गए। बर्फीले रास्ते और लेट होने के बावजूद भी हम एकदम टाइम पर यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ एंट्री पर ही बर्फ़ है और काफ़ी ध्यान से आना जाना पड़ता है। गेट से अंदर आने में ही बस को 5 मिनट लग गए। स्नोफॉल की वजह से काफ़ी रूट बंद हैं और बस स्टैंड एकदम पैक्ड है, क्योंकि आधी बसेस तो अपने रूट्स पर जा ही नहीं पा रही। रिकांगपिओ बस स्टैंड को सबसे सुंदर बस स्टैंड्स में से एक माना जाता है और आप खुद ही देख सकते हैं कि क्यों। सामने ये बर्फ़ से ढकी खूबसूरत चोटियाँ और ये बीच में छोटा सा बस स्टैंड। तो आइए अब बस के ड्राइवर राकेश ठाकुर जी और कंडक्टर नंदलाल जी के साथ थोड़ी बातचीत की जाए। जी सर। आपने मतलब कितना टाइम हो गया आपको? सर मेरे को 5 इयर्स कंप्लीट हो गई है। 5 ईयर? जी सर। अच्छा, और आप इसी रूट पे चलते हैं? जी सर, इसी रूट में परमानेंट। जी अच्छा, और ये आपकी गाड़ी भी परमानेंट ही है शायद? जी सर, परमानेंट मेरे नाम से ही करी है, मतलब नाम इशू करते हैं बंदे के। तो आप कल जाओगे फिर परसों आओगे? जी सर। रेगुलरली? जी सर। फिर गाड़ी का काम कब होता है? सर गाड़ी का काम तो डे बनाए है इसके मतलब मंथली 3 डेज़ हैं, मतलब हर 10 दिन बाद काम होता है। वर्कशॉप जाती है गाड़ी हमारे काम करने, तो इसके डे बनाए होते हैं। जैसे हर बस में बैचेस टाइप बनाया होता है। शायद इसमें इधर है, इसमें बनाया ए बी होता है ना दिया, जैसे 4, 14, 24 ये डे हमारे डेट है हमारी। पहले ऐसा होता था कि वर्किंग डे थे नहीं, तो गड्डियाँ बहुत सारी इकट्ठी हो जाती थी, जो प्रॉपर काम नहीं हो पाता था। शाम तक गड्डियाँ तैयार नहीं होती थी, तो कोई रूट मिस भी हो जाते थे। अब गाड़ियाँ ब्रेक डाउन बहुत कम होती है, मतलब इतनी कम कि ना के बराबर। तो बाकी तो सर मशीनरी कई बार बीच में कुछ मोटा डिफेक्ट भी पड़ जाता है। और ये गाड़ी की डेकोरेशन ये आपने खुद की सारी? सर ये तो बस शौक की बात है, शौक से बस कर दी थोड़ी जैसे जैसे वक्त मिला बस वैसे करते गए। तो उसका खर्चा पूरा आपका ही है? हाँ सर, ये तो शौक की बात। शौक बहुत बड़ी चीज़ है सर। हाँ जी। शौक के लिए हर इंसान कुछ ना कुछ करता है, क्योंकि गड्डी की मेंटेनेंस होगी, गड्डी अच्छी रहेगी तो सवारी पैसेंजर भी बैठेंगे ना। हाँ जी। गर्मियों में जाती होगी ऊपर? गर्मियों में सर कल्पा तक जाते हैं। आजकल स्नोफॉल की वजह से ना रोड बंद रहते हैं जी। रोड में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि गाड़ी यहाँ पर एक रोड भी तंग है ना थोड़ा, तो ऊपर गाड़ी जाने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए हम सर भी यहीं तक आते हैं। ठीक। अभी आपको कितना टाइम हो गया शिमला एक डिपो में? शिमला मेरे को अभी हार्डली कोई 15-16 दिन हुए हैं। अच्छा। 27 दिसंबर को ज्वाइन किया। उसके पहले आप कहाँ पे थे? उससे पहले मैं रिकांगपिओ डिपो में कार्यरत था। तो दोस्तों इस पार्ट को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और यहाँ का स्टे और कल का घूमना अगले पार्ट में कवर करेंगे। मिलते हैं आपसे इस वीडियो सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।